नेक्स्ट ऑफिसर्स के इस नेक्स्ट पॉडकास्ट में वी आर विद मेजर अनुकूल मेहता, जिन्होंने कि अपने आर्मी के ग्लोरीफाइंग करियर में बहुत ही एक वर्सेटाइल करियर को परस्यू किया। ही वेंट थ्रू एनएसजी प्रोबेशन, he served in the northeast region of the India, in the northern regions of Jammu and Kashmir, and उनके बारे में सारी चीजें right from his beginning कि कैसे उन्होंने आर्मी को परस्यू करने के बारे में ठाना। he joined into the forces, क्या उनकी मोटिवेशन रही, क्या उन्होंने एनएसजी में एज अ इंस्ट्रक्टर जहाँ पे काम किया। हम मोस्टली लोगों के बारे में जानते हैं जो एनएसजी में सर्व करते हैं, बट सर हैज बीन इंस्ट्रक्टर इन द एनएसजी। तो उनके सारे एक्सपीरियंसेस कि कैसे इतने स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स को, हमारे जो फ्यूचर लीडर्स हैं कंट्री के, कैसे उनको आपने ट्रेन किया, इन सब बातों को जानेंगे पॉडकास्ट में। एंड इट आई थिंक इट विल बी अ रियली meaningful podcast for all our viewers, not just to the aspirants who aspire to get into the forces, but also the youth and the people like me who are working professionals. They have so much to learn about leadership and such experiences from various operations that he conducted. So without further ado and wasting a lot of time, I would like to hand over this speaking part to Major Anukul to briefly explain how did this Delhi boy ended up in becoming an army officer. आपके क्या पहले interactions रहे सर आर्मी के साथ, और briefly आप कैसे इंडियन आर्मी में आपने मूव किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Sure. Much Arpit, and I'm very happy to be part of this podcast. First of all, and जैसे कि आपने पूछा कि how this Delhi boy, went to army और कैसे क्या क्या सपने थे और क्या जर्नी थी। तो as you told, I was born and brought up in Delhi. मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी जनकपुरी से करी है, and उसके बाद then I went to Faridabad for doing my engineering. So by profession I am a mechanical engineer. Great. इंजीनियरिंग करते ही मैं इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट हाँ मैं मोस्टली थिएटर ही करता था अपने कॉलेज में। एंड आफ्टर दैट ड्यूरिंग माय फाइनल ईयर आई रिमेम्बर आर्मी के इंटरव्यूज हमारे कॉलेज में होने लगे। सो उससे मेरे से पहले मेरे कुछ कोर्समेट्स थे जो कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स थे, वो उन्होंने ये इंटरव्यू क्रैक किया था एंड दे वेंट फॉर देयर एसएसबीज, बट नोबडी गॉट थ्रू। तो क्योंकि मैं थिएटर करता था एंड आई वाज समबडी हु वाज लाइक थोड़ा सा फास्ट थिंकर और अ लिटिल विटी, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल देम कि देखना जब मैं जाऊंगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, तो मैं इसको क्रैक करके आऊंगा। ना उसका सर पता था ना पैर पता था, लेकिन हाँ ये बस मैं बोलता था उनको कि देखना जब मैं जाऊंगा तो मैं क्रैक करके आऊंगा। आई एम कम्प्लीटली आई हैव अ सिविल बैकग्राउंड, आई डोंट हैव एनीबडी फ्रॉम माय फैमिली इन आर्मी, बट देयर वाज समथिंग। सो फिर जब हमारा फोर्थ ईयर आया, हमारा चांस आया एसएसबी का इंटरव्यू का, तो वी sat for the interview and then we got to know that we are not eligible. Basically I had a back, इंजीनियरिंग में जैसे हम बोलते हैं, तो मेरी एक बैक थी 6 सेमेस्टर की, जिसका एग्जाम मुझे अपने 8 सेमेस्टर में देना था। एंड ये जो मैं आपको पूरा एपिसोड बता रहा हूँ ये हमारे 7 सेमेस्टर में हुआ था। Okay. तो तब ऐसा होता था कि ऑड सब्जेक्ट की जो है वो ऑड में ही दोगे आप री एग्जाम, और जब इवन का है वो इवन में ही दोगे। एंड आई वाज लाइक यार अब तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है। एंड ये जो इंटरव्यू हो रहा था ये इसका सेकंड लेग था बेसिकली। जो हमारे कॉलेज में आए थे वो तो जो एलिजिबल लोग थे उनका वो लेके चले गए थे स्टूडेंट्स का। वी वेंट टू सम अदर कॉलेज फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू, एंड आई अलोंग विद माय वन ऑफ माय फीमेल फ्रेंड्स, शी वी बोथ वेंट देयर। तो सबका इंटरव्यू हो गया, लास्ट में मेरा नंबर आया। तो उन्होंने मेरी फाइल उठाई और बोला कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे थे। सो दे सेड कि भाई आप तो एलिजिबल ही नहीं हो इस इंटरव्यू के लिए, आप तो क्राइटेरिया ही नहीं मीट कर रहे हो। एंड आई वाज जैसे मैं अभी बैठा हूँ चेयर पे, और आप जैसे वो मेरे सामने बैठे हैं मैं ऐसे ही बैठा रहा। आई डिड नॉट हैड द करेज टू स्टैंड अप एंड मूव आउट ऑफ दैट रूम। आई कंप्लीटली रिमेम्बर कि सबका इंटरव्यू 15 से 20 मिनट का चल रहा था, और जब मेरा नंबर आया मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट उनको कन्विंस करने के लिए लग गए कि आप प्लीज मेरी फाइल खोल लीजिए एक बार। मैं अपने साथ दो बड़ी बड़ी फाइलें लेके गया था जिसमें मेरे अभी तक के सबके मेरे जो सर्टिफिकेट्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माय स्कूल, और उसके बाद कॉलेज आए तो थिएटर वगैरह करने लगा। एंड उसके काफी सारे न्यूज़पेपर कटिंग सर्टिफिकेट्स, इंटर कॉलेज फेस्ट के काफी काफी मोटी फाइल थी। तो एंड आई वाज लाइक आप बस एक बार ये खोल लीजिए। तो 15 से 20 मिनट उनको परसू करने के बाद, उनको ना बहुत सारा प्लीज बोलने के बाद, ही एग्रीड कि ठीक है चल चांस लेते हैं। ही ओपन द फाइल एंड आई हैड कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, तो उन्होंने लकीली ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट स्पोर्ट्स ओनली। उस टाइम पे फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, उस क्रिकेट के कुछ क्वेश्चंस पूछे, जनरल नॉलेज पे आए। तो
मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कैपिटल्स, स्टेट्स के कैपिटल्स की बात हो रही थी, तो अगर आज आप भी हम दोनों अगर कैजुअल टॉक कर रहे हैं एंड ऐसी बातों बातों में आप पूछ लोगे कि भाई गुजरात की कैपिटल क्या है, तो मुंह से सबसे पहले अहमदाबाद निकलता है। तो उस दिन पता नहीं क्या था, मैंने गांधीनगर बोला। तो मतलब दिस ऑल दीज थिंग्स, सो दिस वाज माय फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। आई केम आउट, आई वाज बिल्कुल हार्ट ब्रोकन कि यार उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो अब तो फायदा क्या रिजल्ट्स वगैरह देखने लिए। बट आई रिमेम्बर आफ्टर आफ्टर मे बी 3 और 4 months मेरे को घर पे एक लेटर आता है। इट वाज अराउंड माय बर्थडे इन जून, कि मेरी मदर आती है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक लेटर आया हुआ है ये। एंड मुझे लगा किसी फ्रेंड ने प्रैंक खेल दिया है, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को परसू कर रहा था यार, अच्छा तुम्हारा भी आ गया, तुम्हारा भी आ गया, सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं आया टाइप्स। तो वो मेरी मदर लेके आई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस पे एम्बलम था शो का एंड मैंने खोला, उसमें था कि भाई नेक्स्ट महीने आपकी एसएसबी है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। पहले तो मैंने 2-3 दोस्तों को फोन किया कि भाई तुमने किसी ने प्रैंक तो नहीं किया कि अपना स्कैन करके मेरे उसमें डाल दिया है, मेरा नाम डाल दिया है। बट देन चीजें आगे बढ़ी। एसएसबी के लिए मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया, जो लोग पहले गए हुए थे उनसे पूछा, कुछ बुक्स वगैरह अरेंज करी एंड आई वेंट टू आई वेंट टू गिव एसएसबी। इलाहाबाद गया था मैं 34 एसएसबी में। एंड I remember there were around 480 boys. We were 480 boys, yes, there. And first day के बाद सिर्फ 40 लोग बचे थे वहाँ पे. I was one of them, and I cleared basically SSB my first attempt only. तो उसके बाद 3 से 4 दिन आपका GTO टास्क चलते हैं, जो बाकी की चीज होती हैं, आपका जो भी प्रोसेस होता है। तो तीसरे दिन आई रिमेम्बर आई कॉल्ड अप माय मदर एंड शी आस्क्ड मी जनरल क्वेश्चंस शाम को कि भाई कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। आई वाज लाइक अगर मेरा इस बार नहीं होगा तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा, क्योंकि आई एम गिविंग माई 100%, आई एम गिविंग एवरीथिंग टू इट। तो अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं दोबारा नहीं आऊँ। सो ये चीज़ आगे बढ़ी एंड जीटीओ टास्क हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, बहुत चीज़ें हुई। फिर अपना हमारा फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड। वी वर 8 boys who got selected, and out of those we were only 2 who got medically, जिनको ग्रीन चिट मिली थी। बाकी सब जो 6 थे उनको दे गॉट मेडिकल का जो कैटेगरी होता है, या उनको बोला कि आप दोबारा टेम्परेरी कैटेगरी जो होती है वो मिली थी। दे हैव टू गेट अ रिव्यू आफ्टर 3 months। सो ये मेरा था। एसएसबी क्लियर हो गया, उसके बाद आई वाज लाइक कि अब तो बन गए ऑफिसर। बट फिर किसी ने एक शॉकर दिया कि नहीं, अभी तो मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट आई थिंक अराउंड मंथ मंथ हाँ, 1 महीने के बाद मेरिट लिस्ट आ गई थी। एंड उसके बाद देन आई वाज सेकंड इन द मेरिट फॉर द इंजीनियरिंग, एंड देन आई वेंट टू ओटीए चेन्नई। फिर वहां से कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ जो थी वो स्टार्ट हो गई। ऑसम सर, आपकी ये जो पूरी जर्नी, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, if I tell you about, I'm also a mechanical engineer and I can very well correlate with you because I was also a dramatician. I was the secretary of my university dramatics club. तो Excellent. जस्ट एक छोटा सा मैं आपको नैरेटिव अपने बारे में बता देता हूँ। इन 2018 I Yeah. directed a play on the life story of Captain Vikram Batra and I was so much into it कि मैं उनके घर पे गया पालमपुर में। I wrote down the story. Yeah, भाई, it was great. जो अभी फिल्म आपने रिसेंटली देखी है by the same name and similar script, it is there on the YouTube also. So I did a play. So I was also very much motivated like for the forces and obviously for the dramatics. So I can very well correlate. And मैं और भी ज्यादा आपके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा, but due to paucity of time, we'll directly move Yeah. to the like your commissioning into the forces. तो जब आप कमीशन हुए ओटीए के बाद, उसके बाद जो आपकी पूरी एक जर्नी रही, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के जैसे आपने after getting the stars, where did you landed in Northeast or in Jammu and Kashmir, and how was your like operations over there? और उसके बाद आपने एनएसजी का प्रोबेशन किया। तो एक छोटा सा ब्रीफ 2 मिनट में एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपकी जर्नी कैसी रही ब्रॉडर स्केल पे इंडियन आर्मी। श्योर, डेफिनेटली। सो मैं अपने जो 12 साल का मेरा करियर है वो आपको जल्दी से बता देता हूँ। सो द थिंग वाज आई जॉइंड ओटीए चेन्नई ऑन 6th of October and I got commissioned on 15th of September 2012। 2011 अक्टूबर में हमने ज्वाइन किया था। 2012 में हम कमीशन हो गए। कमीशन आई गॉट कमीशन इनटू द 3rd Battalion ऑफ द नागा रेजिमेंट। ये जो आप पीछे मेरे जो एक मोमेंटो देख रहे हैं वो नागा वॉरियर का ही है। एंड ये जो आप यहाँ पे एक हट देख रहे हैं वो नागा हट हम उसे बोलते हैं। सो आई गॉट कमीशन इनटू नागा रेजिमेंट बेसिकली। नागा रेजिमेंट के बाद आफ्टर आई वाज देयर फॉर इन माय पेरेंट यूनिट फॉर ऑलमोस्ट 5.5 years।
एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट यू कैन से पोस्टिंग और डेप्यूटेशन। क्रॉस अटैचमेंट था मेरा आर्मर्ड यूनिट के साथ। सो आई वेंट टू पठानकोट फॉर 1 year, हैड अ मेमोरेबल टेन्योर देयर। टैंक्स के बारे में सीखा, आर्मर्ड यूनिट कैसे फंक्शन करती है वो सीखा, उनका लाइफस्टाइल देखा, बिल्कुल ही अलग दुनिया थी वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट आई केम बैक टू माय यूनिट इन कोटा। कोटा के बाद वी वेंट टू अरुणाचल प्रदेश, हाई ऑल्टीट्यूड, ऑलमोस्ट 16,000 फीट पे थे हम। एंड हमारी पोस्ट कुछ 17,000 फीट पे भी थी। आफ्टर दैट अरुणाचल के बाद आई वेंट फॉर माई एनएसजी प्रोबेशन in 2019 I went for my NSG probation. 2020 से 22 I was in NSG, posted as an instructor in Manesar, and after that I went for to RR as a company commander. So I had a good tenure of 1 year there, and after that I decided that I'll part my ways with army and एक अलग जिंदगी देखेंगे. So this is my brief इन एंड career. ऑल वी कैन सी कि आपने नॉर्थ ईस्ट से लेकर और जो जम्मू एंड कश्मीर और एनएसजी और काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस करी एक बड़े छोटे से टेन्योर में. बट व्हाट रियली एक्साइट्स मी about you is that like you have handled the Chinese soldiers when you were there in the northeast, like in one to one hand to hand combat, जो हमने चीजें यहाँ बैठ के उस टाइम पे सुनी थी. तो विदाउट सेइंग अ लॉट अबाउट इट बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से, आई वुड लाइक टू नो मोर कि कैसे वो वहां पर आपने एक आपका कैसा एक्सपीरियंस था. यूजुअली व्हाट वी थिंक ऑफ आर्मी एंड व्हाट वी सी ऑफ आर्मी इन मूवीज इज लाइक दे जस्ट फाइट विद दी लाइक गन्स एंड द टैंक्स. बट ये जो वन टू वन एक कॉम्बैट में आप लोग एंगेज हुए एंड यू वर नॉट एबल, यू कुडंट जस्ट पुल द ट्रिगर बिकॉज यू वर बाइंड बाय सम सॉर्ट ऑफ ट्रीटीज. So I would like to know more about that particular incident and how did you maintain your calm and composure during that period. तो थोड़ा सा उसके बारे में सर ब्रीफ कीजिए. Sure. So this was back in I suppose 2018 की बात है ये. या 2018 की बात है ये. एंड एज आई सेड कि हम कोटा से अरुणाचल गए थे. वहाँ पे एक हाई ऑल्टीट्यूड तवांग से भी ऊपर है वो पोस्ट. वी वर देयर एंड आई वाज डूइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्टर कमांडर. सो सेक्टर कमांडर इज अ पर्सन जो कि जितना भी मोबिलाइजेशन है वहाँ पे ट्रूप्स का उस पर्टिकुलर एरिया में, दिस इज हैंडल्ड बाय दैट पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट. So at that point, luckily I was doing that appointment. That luckily for me basically. So अब हमारा और चाइना का जो टाइम डिफरेंस है दैट इज ऑलमोस्ट 2.5 hours. 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है. मतलब वहाँ पे सुबह जल्दी हो जाती है. तो अगर यहाँ पे 7 बजे है तो वो हमसे 2.5 घंटे पहले ही उनके यहाँ पे 9:30 बजे है. सो जो पहले ट्रेंड होता था, अब एक इनका दो चीजों से, हमने एक फ्रेंडली पेट्रोल आती है उनकी हमारी पोस्ट पे और एक एग्रेसिव पेट्रोल आती है. सो जो फ्रेंडली पेट्रोल है वो आएंगे, आपसे हाथ वाथ मिलाएंगे, आप सोवेनियर्स एक्सचेंज करेंगे और हालचाल पूछेंगे और वो चले जाएंगे, आप अपने पोस्ट पे वहीं पे रहेंगे. बट जो एग्रेसिव पेट्रोल आती है वो एग्रेसिव पेट्रोल होती है मिनिमम से मिनिमम 450-500 लोग. सो वो 450-500 लोग, अब आपके अगर मूवमेंट हो रही है तो आप बोलेंगे कि इतने सारे लोग आ रहे हैं तो आपको बहुत दूर से पता चल जाना चाहिए. हम एक ऐसी पोस्ट पे बैठे थे जहाँ पे विच वॉज ब्लॉक्ड बाय दी थिक फॉइलेज. हम बहुत सारे पेड़ थे जो हमें, और हम चाइना की जो लोकेशन थी उनको पूरी तरह नहीं देख पाते थे कि अगर हमारी तरफ कोई मूवमेंट हो रही है काफी दूर से. कुछ कुछ बेंड्स थे रोड के जो हमें विजिबल थे, उनके नाम हमने रखे हुए थे, एक्स बैंड, वाई बैंड, ऐसे करके नंबर्स दिए हुए थे उनको बेसिकली. सो हमारा एक ओपी बैठता है वहां पे. अब आप ये इमेजिन करिए कि 17,000 फीट पे बर्फ पड़ रही है एंड सब जीरो टेम्परेचर चल रहा है वहां पे. बट ओपी जो है हमारा, जो संतरी है वो हमेशा अलर्ट रहेंगे. एक ही बंदा है, अगर उसने मिस कर दिया एक स्पेसिफिक बेंड पे, उसने मिस कर दिया कि यहाँ से कोई मूवमेंट हुई है, तो आप लगा लीजिए चाइना वाले आपके मुंह पे आके खड़े हो जाएंगे और आप बिल्कुल सरप्राइज और शॉक हो जाएंगे एक तरह से. सो वहां पे हमारा उस ओपी जो था हमारा, उसने बेसिकली यहाँ पे स्पॉट किया कि साहब 10 गाड़ियां आई हैं. तो एक गाड़ी में बेसिकली हम 30 का काउंट होता था उनका कि एक गाड़ी से 30 आदमी निकलेंगे, तो 10 गाड़ी मतलब 300 लोग. एंड दिस वॉज अ ह्यूज नंबर. एंड ऑल्सो इट वॉज एविडेंट कि अगर ये 10 यहाँ हैं तो ये पैदल भी कुछ ना कुछ पीछे से आ रहे होंगे. उन्होंने सुबह बताया, इट वॉज अराउंड आई रिमेम्बर कि सुबह में अपनी रिपोर्टिंग जो 3:30 बजे की होती थी हमारी, वो करके जस्ट वॉशरूम से बाहर निकला था. एंड 4:30 बजे के अराउंड मेरे को ये कॉल आता है कि साहब ऐसा ऐसा दिखा है. सो जब ऐसा दिखा तो एज अ सेक्टर कमांड मैंने फिर सारे अपने जो भी मेरे बाकी के सोर्सेज थे उनसे पता किया कि क्या हुआ, मूवमेंट किधर हुई है, कैसे हुई है.
सबने कंफर्म किया कि हाँ जी। अब क्या है कि अब आप वहाँ पे चाइना के साथ हमारा पॉलिसी, वी कैन नॉट फायर, दे विल आल्सो नॉट फायर, वी कैन आल्सो नॉट फायर, एंड आप एग्रेसिव नहीं हो सकते। मतलब आप वहाँ पे वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है हर चीज की, हर मूवमेंट की, आपके एक एक एक्शन की। अगर आप उनसे मिल रहे हो, कैसे मिल रहे हो, क्या है, वो भी रिकॉर्ड करेंगे, हम भी रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कुछ एग्रेशन हुआ, कुछ एस्केलेशन हुआ, तो वो सीधा इंटरनेशनल लेवल पे उसका, दैट एस्केलेशन इज एट इंटरनेशनल लेवल। तो फिर वो बोलेंगे कि देखो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने हमारे साथ ऐसा किया या अदरवाइज। तो हम बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हो सकते उसमें, ना ही मतलब दिख नहीं सकते एग्रेशन, हमारा एग्रेशन उनको कैमरे पे नहीं आना चाहिए। तो जब वो आए तो यहाँ पे अब क्या है कि वो तो 4.5 हम एज्यूम कर लिया कि भाई ठीक है, मिनिमम 400 लोग तो होंगे ही होंगे, पैदल भी 100 लोग आ ही रहे होंगे, 300 तो ये आ गए हैं। अब 400 मेरी पोस्ट पे थे तो इतने लोग थे नहीं, मतलब वी वर नॉट इवन हाफ, हाफ क्या 1/4 भी नहीं थे हम। सो नाउ यू हैव टू मोबिलाइज फोर्सेस फ्रॉम ऑल अराउंड। 16,000 17,000 फीट पे आपको बंदे दौड़ाने हैं, उनके पास सिर्फ 40-45 मिनट्स है रिएक्शन टाइम, क्योंकि 45 एक घंटे में वो आपके पास पहुंच जाएंगे वहां से। सो आपको यहाँ पे रिएक्शन देना है। आपने यहाँ, मैंने अपने सीईओ को बताया कि सर ऐसा ऐसा है एंड वी हैव टू मोबिलाइज। मोबिलाइजेशन की कार्रवाई हुई, लोग भागते हुए आ रहे हैं। अब आप ये इमेजिन करिए कि हम अगर यहाँ पे सर्दी होती है तो वर्कआउट करना छोड़ देते हैं कि नहीं भाई बहुत सर्दी है। वहाँ पे सुबह 4-5 बजे के करीब लोग, जनता भागना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड दे हैव अ फिक्स टाइम, दे हैव टू इतने किलोमीटर, इतने उसमें आना ही आना है, अदरवाइज बंदे अंदर घुस जाएंगे। एक बार अगर वो अंदर घुस गए, दे विल क्लेम इन लेटर फोरम्स की दैट दिस वाज आवर लैंड एंड इंडियन आर्मी इज सिटिंग हियर। बेसिकली इट वाज अ डिस्प्यूटेड एरिया। सो जब ऐसा हुआ तो आई वुड से कि हमारे सारे फोर्सेस उनके वहां से आने से पहले हमारे बंदे वहां थे। एंड अब इस केस में क्या होता है कि अगर आप एक भी बंदा कम है, इसका मतलब आप उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अंदर घुसने की। क्योंकि जब आप गुत्तम गुत्ते की लड़ाई होती है तो आप मैक्सिमम कितने लोगों को संभाल सकते हो? 2 लोगों को। एक आप राइफल पकड़ लोगे, एक को आप कॉलर से पकड़ लोगे, और एक को कमर से पकड़ लोगे। आप ये सोचिए कि कैसे बचाओगे आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे। तो आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। उस सिनेरियो में अपनी जो ट्रूप्स की एक्चुअल एबिलिटी होती है वो निकल के आती है, उनका टेम्परामेंट निकल के आता है। आपका अपना, आपको जो चीजें पता नहीं होती अपने बारे में, वो चीजें आप डिस्कवर करते हो कि नहीं भाई ये प्रेशर सिचुएशन, हाउ हाउ दिस प्रेशर प्रेशर सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड। आपके पास कोई नहीं है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि सारे लोग दूर दूर बैठे हैं, आपके सीनियर्स दूर है। हालांकि आई आई वाज वेरी लकी कि टाइम से हमारे यहाँ पे लोग पहुंच गए थे। बट जो एक वो होता है ना जीरो पॉइंट, उस पे आपको ही डिसीजन लेना है कि भाई ये एक दीवार बनाई हुई है हमने, इस दीवार के आगे इनको आने नहीं देना है। आप सब कुछ भूल जाते हो, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपका सिर्फ एक फोकस है कि ये दीवार बनी हुई है, इसके आगे भाई किसी को नहीं आने देना है। और यही सेम सोच आपके सारे बंदों में, आपके सारे सोल्जर्स में, जो आपके साथ खड़े हैं वहां पे, उन सब में है कि ये हमारी जमीन है, हमें इनके अंदर नहीं आने देना है। अब बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे मैं उसको कैसे भी रोकूं, मैं रोकूंगा। और हमने हर बार रोका है। एंड मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं इस चीज के बारे में, बट हाँ, ये कुछ दिनों पहले ये सेम एरिया वाज इन न्यूज ऑल्सो। एक अगर तो ये काफी वही स्पेसिफिक एरिया ही था जिसका जो हमने, ऐसा लग रहा था कि हम एक्शन रिप्ले देख रहे हैं। सो द थिंग इज कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर सोल्जर्स, आई विल से। आप एज एन ऑफिसर सब कुछ आप ये हर जगह पे नहीं हो सकते हो, लेकिन जो आपका ऑर्डर होता है, इफ द बॉयज ट्रस्ट यू, तो आप हर जगह हो। मतलब साहब ने बोला है ये नहीं होना तो नहीं होना। उस दिन मैंने अपने बंदों की, जो होते हैं ना कि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बंदे थोड़े शॉर्ट हाइटेड होते हैं, छोटी हाइट के होते हैं, बट जो जोश उनमें होता है, इट इज सेड दैट कि इफ अगर किसी नागा ट्रूप्स ने आपके सामने एम्बुश लगाया है, तो आपको हवा भी नहीं छू सकती। इवन द एयर कैन नॉट टच यू इफ नागा हैज लेड अ एम्बुश अराउंड यू। तो इतना सॉलिड उनका टैक्टिकल स्किल्स और इतनी सॉलिड उनका ट्रस्ट होता है आप पे। सो ये था जो पूरा सीन था। तो वो आए, लगभग 5-6 घंटे ये उनका परसू चलता रहा। वो अंदर घुसने की कोशिश करते रहे, हम उनको रोकते रहे, धक्काबाजी हुई काफी। वो चाइनीज में कुछ बोल रहे थे, उनके साथ इंटरप्रेटर होते हैं, हम यहाँ से कुछ बोल रहे थे। एंड फाइनली दे ऑल्सो गॉट टू नो कि ठीक है अब कोई चारा नहीं है, तो बैठे, हाथ मिलाया, दे वेंट बैक, वी वेंट बैक। फिर हमने थोड़ा रेकी करा कि कहाँ से आते हैं, वो क्या करते हैं, देन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये जो इन अ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ब्रीफ, दिस वाज दैट टेन्योर। एंड आई विल से दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशंस ऑफ माय करियर एट लीस्ट। अमेजिंग सर। मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो टोपोग्राफी है वो एंटायरली डिफरेंट है जम्मू एंड कश्मीर से, ऑल्दो यू सर्व्ड इन बोथ द रीजन्स। बट इस तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखना, और पहले मैं बोल रहा हूँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और आपने एंड किया इसको हैंड शेक के साथ,
यू सेड कि लास्ट में चलो आपने हाथ हाथ मिलाया एंड देन फाइनली एक बड़ी ही कैजुअल सी लड़ाई जैसे कॉलेज में या ऐसे बॉयज में हो जाती है, तो ठीक है कि पहले थोड़ी लड़ाई हो गई एंड देन दे जस्ट सॉर्टेड आउट, और इतने बड़े लेवल पर लाइक इट आप लोगों ने ये किया, इट्स वी कैन से इट्स अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री, बड़ी इजीली नॉर्मली आप लोगों ने हैंड सिचुएशन को हैंडल किया। सो अमेजिंग, लाइक योर एक्सपीरियंसेस इन नॉर्थ ईस्ट डेफिनेटली। और भी चीजें होंगी जानने के लिए, बट नाउ आई वुड लाइक टू कम अपॉन एनएसजी, कि आपने एनएसजी में कब ज्वाइन किया, अबाउट योर प्रोविजन as an instructor, because I usually conduct podcast with a number of veterans and most of them have served in the NSG in their operations, but the special thing about is you is that you've been an instructor over there. सो आई वांट टू नो कि क्या एक इंस्ट्रक्टर की सोच होती है, कैसे आप लोगों को ट्रेन करना होता है, इज इट लाइक ए नॉर्मल ट्रेनिंग, या आपको भी पहले ट्रेन किया गया होगा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, तो आपके से पहले एक चेन रही होगी कि आपके भी कुछ इंस्ट्रक्टर्स रहे होंगे, फिर आप आगे आगे जाके इंस्ट्रक्टर बने, एंड व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप lessons do you teach to the NSG soldiers other than what is taught in the regular army service, कि वो इस तरीके के जाबाज लीडर्स बन के आते हैं, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। तो एनएसजी के बारे में आई एम श्योर हमारे आपके व्यूअर्स को भी ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ पता होगा, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बस ये इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास ज़ीरो एरर फोर्स है। और जैसा आपने पूछा कि वो यहाँ पे क्या चेन होती है ट्रेनिंग की एंड ऑल, सो देयर इज़ अ प्रोबेशन। पहले 3 महीने का प्रोबेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अक्टूबर से दिसंबर 2019 में ये प्रोबेशन किया पहले अपना। उसके बाद आई वाज़ सिलेक्टेड एज़ अ इंस्ट्रक्टर देयर। सो जो ये प्रोबेशन 3 महीने का होता है, इसमें आप लगा लीजिए कि देयर आर वेरियस लेवल्स व्हिच यू हैव टू पास। ये इस छोटा-सा मैं आपको बस हाइलाइट दूँगा कि दिन भर आपको 20 से 22 केजी प्लस योर वेपन, इट हैज़ टू बी ऑन यू। एंड उसके बाद आप जो आपकी ट्रेनिंग है वो आप कैरी आउट करते रहते हैं। सिर्फ रात को जब सोने जाएँगे, वो भी अगर नसीब हुआ तो आप उतारेंगे। हमारे टाइम पे अब ट्रेनिंग के मेथड्स और वो सब चीज़ें काफ़ी चेंज होती रहती हैं। और जब हम करते थे तो यही था कि वो बॉडी पे आपका वेट हमेशा रहेगा। वो 25 केजी आप एवरेज मान के चलिए, वो आपके पास हमेशा रहेगा। आप कहीं भी जा रहे हैं वो साथ ही रहेगा, वो इधर से उधर नहीं हो सकता। सो वहाँ पे जो हमारी ड्रिल्स होती थी, देयर आर नॉर्मल टेस्ट, पीटी टेस्ट होते हैं, बीपीटी टेस्ट होते हैं। एंड एनएसजी में जैसे बोला जाता है कि जो फौज में क्या होता है, जो नॉर्मल हम आर्मी में देखते हैं कि आपके 3 क्राइटेरियाज़ होते हैं। एक होता है सैटिस्फैक्टरी, बीपीटी या पीटी में, एक होता है गुड, एक होता है एक्सीलेंट। सो एनएसजी में एक्सीलेंट से स्टार्ट होता है। तो मतलब आप वो मानते हैं कि भाई एक्सीलेंट तो आप हैं ही। अब एक्सीलेंट से ऊपर क्या होगा? तो उसके अलग-अलग कैटेगरीज़ है, सुपरमैन होता है, एक फैंटम होता है। अब हर कैटेगरी में 2-2 मिनट, मतलब आप 5 किलोमीटर कर रहे हैं अपने पूरे वेट के साथ, विद योर मतलब पूरा ना बीपीटी बोलते हैं उसको, और वो 25 मिनट में आ रहे हैं तो आप एक्सीलेंट में आ रहे हैं। अगर आप अंडर 30 हैं, ओवर 30 हैं, तो आपको 1.5 मिनट और मिल जाता है। आप अब वो तो 25 मिनट तो सबके लिए लाज़मी है ही, उतना तो आना ही है सबने। लेकिन उसके बाद फिर आपके 2-2 मिनट घटते रहते हैं। भई अब 23 में जो आ रहा है वो सुपरमैन बन गया, उस 21 में जो आ रहा है वो फैंटम बन गया। ऐसे-ऐसे करके आपकी कैटेगरीज़ बनती हैं उसकी। तो प्रोबेशन एनएसजी का मतलब आई विल से I've done commando course also, I've done my training, and एनएसजी प्रोबेशन में मैं जितना फिट था उतना मैं कभी नहीं था कहीं। क्योंकि जो आपको एक इनर स्ट्रेंथ फील होती है, आपको एक अपनी बॉडी में एक एड्रेनलिन आपके उसमें हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि आप माँग के आए हो ये पोस्टिंग। मैं जैसे मैंने बताया, मैं नॉर्थ ईस्ट में हाई ऑल्टीट्यूड में था। ये अपने सीओ से मैंने बोला था कि सर मेरे को एनएसजी जाना है, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी पार्ट ऑफ सम स्पेशल फोर्स। उस टाइम पे मैं पैरा प्रोबेशन के लिए नहीं जा सकता था। एनएसजी मेरे पास ऑप्शन था, बहुत अच्छा ऑप्शन था। सो आई वांटेड टू गो फॉर दैट। मैंने सीईओ से मेरी थोड़ा-सा ना कि मैं आप बोल सकते हैं लड़ के गया मैं कि नहीं, मेरे को प्रोबेशन के लिए जाने दीजिए आप। उन्होंने एग्री किया, जाने दिया। एंड तब मेरा था कि भई अब यहाँ से वापस नहीं आ सकता। अब अगर मैं फेल होके चला गया, या क्योंकि एट्रिशन रेट एनएसजी का बहुत काफ़ी ज़्यादा है। मेरे काफ़ी लोग मतलब ऐसे हैं कि जो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उनमें से एक नहीं होना चाहता था। दिमाग में ये था कि शुरू से ये कि जिस चीज़ पे अपना ठान लिया वो करना है, तो अब ये था कि अब नेक्स्ट माइलस्टोन वाज़ एनएसजी प्रोबेशन। प्रोबेशन के दौरान काफ़ी चीज़ें हमारी होती हैं। देयर इज़ अ बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स जो बोलते हैं, ऑल ओवर इंडिया का सबसे डिफिकल्ट कोर्स माना जाता है वो, जो बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स है यहाँ का। देन देयर आर फायरिंग रेंज, आप एक नए टाइप के वेपन फायर करते हैं। आप सो जिसकी आपको आदत नहीं होती रेगुलर आर्मी में, आपकी जो मेन पिस्टल होती है वो अलग होती है। सो ऑल दीज़ थिंग्स आर वेरी ल्यूक्रेटिव। एंड धीरे-धीरे करके आप आगे बढ़ते हैं, आप 3 महीने का प्रोबेशन कंप्लीट करते हैं, आप अपनी चॉइस देते हैं। तो मेरा था कि बिकॉज़ आई वाज़ फ्रॉम दिल्ली, तो मैंने दिल्ली का चॉइस दिया। एंड लकीली आई गॉट दैट। आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि
आप कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं? तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो आप कॉम्बैट ड्रेस में होते हो बेसिकली, बट आपके इंस्ट्रक्टर्स काली डांगरी में होते हैं। तो जो काली डांगरी का जो एक वो था, आप बता रही एक चार्म है जो, दैट वाज समथिंग कि यार ये मुझे भी पहननी है, कि काली डांगरी तो चाहिए ही चाहिए। और उस पे जो इंस्ट्रक्टर का बैच होता है वो चार चांद लगा देता है उसको, बलिदान के साथ जो वो मिल जाता है। सो देन आई ऑप्टेड फॉर दैट, मेरे को मिला। तो जो चीजें मतलब जो मैंने देखी एज ए इंस्ट्रक्टर वहां पे, कि आप जो ग्रूमिंग कर सकते हैं लोगों की ना एज ए लीडर, बेसिक क्वालिटी सब में होती है। अगर वो फौज में है ना, उसमें बेसिक क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की, लीडरशिप की, एक वो सब चीजें वो पहले से एक इंग्रेडिएंट्स एक ऑफिसर में या एक सोल्जर जवान में सब में होंगे ही। बट आप उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? एक कंपैशन की फीलिंग जो आती है ना, वो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग विच एवरीबडी शुड हैव। जो अगर मैं एक बहुत अच्छा रनर हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं ये बीपीटी की रेस में फर्स्ट आ सकता हूँ और मुझे मेडल मिल जाएगा, लेकिन मेरा एक साथी है जो कि थोड़ा सा वीक है, और वो नहीं कर पाएगा, कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा, और वो फेल हो जाएगा। तो अगर मेरे में इतनी कैपेबिलिटी में है या मेरे में इतना गूदा है, तो मैं उसका हाथ पकड़ के अपने साथ लेके आऊंगा, चाहे मैं अपनी रैंक कॉम्प्रोमाइज कर। इंडिविजुअल गोल्स हैं ये, बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह आप ये बोलो कि भाई मैं अपनी रैंक छोड़ दूं टाइप्स, वो भी अलग वो है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे काम करते हैं, अगर आप सबके लिए सोचते हैं, तो ये चीज आपको आगे अपने आप फल मिल जाता है इस चीज का। तो ट्रेनिंग से मुझे मैं एक बहुत जो मैं अपनी आपको एक बात बताऊंगा, मेरे साथ हुई है ये चीज। तो जब मैं ओटीए की ट्रेनिंग कर रहा था, कोर्समेट्स बोलते हैं हम फौज में, मैं बहुत जल्दी से कवर करूंगा। कोर्समेट्स का एक बॉन्ड होता है। तो कोर्समेट बॉन्डिंग जो होती है वो फौज में बहुत प्योर मानी जाती है। दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हम अकेडमी में मिले भी नहीं है, लेकिन हाँ हमारा जो कोर्स है, मेरे को सामने से मैसेज आता है भाई मैं फलाने कोर्स का हूँ और मेरा नाम ये है, चाहे मैं अकेडमी कभी नहीं मिलूंगा उससे, मिलाऊंगा उससे, बट वो कोर्स जो बोल दिया उसने, तो ही इज लाइक माई ब्रदर नाउ। ही इज माई ब्रदर। मैं उसके लिए जितना बल पड़ेगा, जितना होगा मुझसे, मैं करने को तैयार हो जाऊंगा उस टाइम पे, बिकॉज इट इज नॉट ओनली माई ट्रेनिंग के टाइम पे या कुछ, बट मेरा फर्ज है कि, तो ये मेरी ड्यूटी बन जाती है कि मेरे को उसको, तो कोर्समेट्स की बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एंड एनएसजी में सेम चीज जो आप ट्रेनिंग में करते हो, मतलब ट्रेनिंग मतलब आपने 11 महीने सेम ट्रेनिंग करी, वही फिर जब आप 30-32 साल के हो जाते हो, 29 साल के हो जाते हो, उस आप 3 महीने के लिए किसी लोगों से मिलते हो, आपकी टीम बनती है। सो वहाँ जो आप लोगों से बॉन्डिंग बनाते हैं, वहाँ जो आपके कोर्समेट्स बनते हैं ट्रेनिंग के दौरान, वो जो बॉन्डिंग बनती है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। मतलब आप किसी भी कोर्स में देख लीजिएगा, आप कभी भी किसी से भी बात करेंगे अपने कोर्समेट्स के बारे में, कभी भी ना, पीपल विल बी आई either they teary eyes or they'll start blabbering. So that is a very pure relation. मेरे साथ अपना पर्सनली हुआ था कि हमारा 20 किलोमीटर का रन था। ऐसा होता है फौज में 10, 20, 35 और 40 किलोमीटर के रन होते हैं। तो 10 किलोमीटर में नए नए थे, जोश था, तो हम लोगों के बैग वैग उठा के ऐसे ही साथ लेके चल रहे थे सबको। 20 किलोमीटर से पहले क्या हुआ कि मेरे पैर पे चोट लग गई थी। सो लास्ट 5 किलोमीटर में आई वॉज मूविंग वेरी स्लो। तो मैं ऑलमोस्ट अपने लास्ट वाले बैच में था। तो मेरे 2-3 कोर्समेट्स ने पूरा अपना एफर्ट दिया, फिर उन्होंने मेरा बैग उठाया, फिर उन्होंने तब 20 किलोमीटर में, तो दिस इज हाउ पीपल पे यू ऑफ। एंड लकीली व्हेन आई वेंट फॉर माय एनएसजी प्रोबेशन, दैट सेम पर्सन जिसने उस टाइम पे मेरी हेल्प करी थी, ही वाज माय इंस्ट्रक्टर हियर, एंड ही वाज माय कोर्समेट बेसिकली। एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यार, जो तूने मतलब इस तरीके से जो यहाँ पे किया, बिकॉज आई वाज लीडिंग द कंपनी, मैं बीपीटी में फर्स्ट था ऑफिसर्स में एंड ऑल दोस थिंग्स। सो माय पॉइंट इज कि आप जो ये कोर्समेट्स और ये जो ट्रेनिंग वाला पार्ट होता है ना, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल। जो आप बॉन्डिंग जब वहां बनाते हैं, एंड जो बॉन्डिंग आपकी होती है, वो लाइफ टाइम होती है। वो रिलेशन को आप डिच नहीं कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू एनएसजी वाला जो हमारा आपने पूछा था, तो यहाँ पे जो जिस तरीके से जो ऑफिसर्स आते हैं, हालांकि वो आपसे सीनियर भी होंगे, आप एज ए इंस्ट्रक्टर जूनियर एक खड़े होगे और आपसे सीनियर एक ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहा होगा, आप अपने सीनियर को क्या सिखाओगे? फौज में तो ये सिखाया जाता है ना कि भाई सीनियर है वो, तुम सीनियर के आगे ना चू करोगे ना चा करोगे। और आप यहाँ पे खड़े होके उनको बोलोगे सर फ्रंट रोल मारो, बेंड हो जाओ, पुशअप मारो, रस्सा चढ़ जाओ, तो यहाँ सर जाके अपना ना 5 km का रन आपको पनिशमेंट मिलती है। सो देन यू हैव टू टेक दैट रोल, दैट पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट, हाउ टू हैंडल दैट थिंग। बट येस, व्हेन यू नो दैट यू आर टीचिंग देम द राइट थिंग, व्हेन यू आर गिविंग देम द राइट नॉलेज जो उनको आगे काम आएगी, देन योर वर्क बिकम्स वेरी इजी। बिकॉज आप मॉरली गलत नहीं होना है बस। जब पावर आती है, दे से दैट कि टू जज अ मैन गिव हिम पावर। जब आप उसे पावर दे दोगे तो उसका असली रंग बाहर आ जाएगा। तो जब आपको पावर मिले तो उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और ये एज ए इंस्ट्रक्टर हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हम पे, कि हम सबको इक्वली
और सबको सही बात सिखाएँ। दैट वाज़ द पॉइंट। अमेजिंग सर। आपकी ये जो एक बात आपने बोली कि इन द फोर्सेस दैट वी आर लाइक वी इंटरनलाइज द फैक्ट कि जो सीनियर ने बोल दिया इट इज के पत्थर की लकीर और इसको मानना ही है। बट एज एन इंस्ट्रक्टर यू हैव टू ट्रेन योर सीनियर्स। तो कहीं ना कहीं मन में वो चीज तो आएगी, अच्छा रे यार, ही इज माय सीनियर, हाउ कैन आई जस्ट गिव हिम एन ऑर्डर और गिव हिम एन पनिशमेंट। बट या दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लीडरशिप कि आपको अपने सीनियर्स से भी डील करना पड़ सकता है, सीनियर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ लाइक एनीथिंग। And forces give you this chance to be a leader and like to train people and to guide them from the front. तो जैसे आपने अपने experiences NSD के में शेयर करे, अपने लीडरशिप लेसन्स आपने शेयर किए, वो डेफिनेटली बहुत से लोगों के लिए जानने के लिए